नमस्कार। भूगोल विषय के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है भारत का भूगोल। अपने इस विश्लेषण में, अपनी इस चर्चा में हम उन तमाम तरह के मुद्दों की बात करेंगे जो भूगोल से संबंधित हैं और भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम एक वातावरण में रहते हैं, हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं, हम एक पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं। तो ये तमाम तरह की जो हमारे आसपास चीजें हैं, सभी चीजें भूगोल से संबंधित हैं। हमने इतिहास का भी अध्ययन किया था पहले, तो आप देखेंगे किस तरीके से भारत में राज्यों का निर्माण हुआ, इसके बाद में उनका अवसान हुआ, नए राज्य आए, उनके द्वारा नए कार्य किए गए, विभिन्न दर्रों से होकर विभिन्न विदेशी साम्राज्यों ने भारत पर आक्रमण किए, जैसे खैबर दर्रे से होकर यूनान ने आक्रमण किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था। तो ये तमाम तरह की आप जो घटनाएं देख रहे हैं ना, बोलन दर्रा देख रहे हैं, खैबर दर्रा देख रहे हैं, ये तमाम तरह की जो अवस्थितियां हैं, ये सब भूगोल का विषय होती हैं। तो अपने आप में बात की जाए तो भूगोल एक गत्यात्मक विषय है जिसकी सीमाएं बहुत अनंत हैं। आप देखेंगे मानव के साथ भूगोल की सीमाएं मानव भूगोल, पर्यावरण के साथ भूगोल की सीमाएं लगती हैं तो पर्यावरण भूगोल। आप देखेंगे इसी तरीके से अर्थव्यवस्था के साथ भूगोल की सीमाएं लगेंगी तो आर्थिक भूगोल हो जाएगा, समाज के साथ सामाजिक भूगोल। और जबकि हम इसमें भू आकारिकी का अध्ययन करते हैं और हम जलवायु का अध्ययन करते हैं, तो ये तो भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है ही। हालांकि आपको एक चीज पहले ही बता दें कि भूगोल के अंतर्गत इसमें कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के तौर पे हम भूगोल में उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं जो चीजें मानव के साथ परस्पर संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात की जाए, अब हम अगर बात करते हैं हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय और मानव का बहुत ही अद्वितीय रिश्ता है अनंत काल से। आप देखेंगे किस तरीके से हिमालय भारत का सांस्कृतिक सामाजिक विभाजक है, और जो पश्चिम से हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, उनसे ही भारत को बचाता है। तो इस तरीके से भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए भूगोल का अध्ययन में हम हिमालय का अध्ययन करेंगे ही। लेकिन जब आप देखेंगे कि भूगोल के अध्ययन में कोई अंटार्कटिका का पर्वत है जहां पर इंसान रहता ही नहीं है, ऐसे में हम उसको भूगोल में काउंट नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते। हालांकि हम अध्ययन उसका भी करेंगे, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी पर होने की दृष्टिकोण से करेंगे, लेकिन मानव भूगोल के रूप में हम उस तरीके से उसको प्राथमिकता नहीं प्रदान करेंगे। तो अपने आप में आप ये समझ पाए कि भूगोल का अर्थ क्या है। मानव से जुड़ी हुई चीजों का परस्पर अध्ययन ही, प्रकृति के सापेक्ष में अध्ययन ही भूगोल होता है। ठीक है, हम इसमें स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे, जलवायु का अध्ययन करेंगे, मौसम का अध्ययन करेंगे, तमाम तरह की चीजों का अध्ययन करेंगे जो जमीन के ऊपर भी होंगी, जमीन के नीचे भी होंगी, इत्यादि। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि आखिर हम भूगोल में जो ज्योग्राफी है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम ज्योग्राफी के सिलेबस की बात कर लें। हम सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे और हम आगे बढ़ते हुए इसमें सामान्य परिचय के बाद भू आकारिकी का अध्ययन करेंगे या भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जलवायु का अध्ययन करेंगे, मौसम का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से कुछ गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। इसमें हम आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल, इन तमाम तरह के आयामों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें हम संसाधन भी देखेंगे, क्योंकि भूगोल की अपनी आप में सीमाएं ना बहुत ही बड़ी हैं। आप देखते हैं पर्यावरण एक अतिरिक्त सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं, आप अतिरिक्त विषय के तौर पर देखते हैं, लेकिन दरअसल पर्यावरण और भूगोल का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। तो भूगोल के अंदर से ही पर्यावरण निकल के आया है, ऐसा आपको मान के चलना चाहिए। हम कृषि देखते हैं, हालांकि कृषि अर्थव्यवस्था का है मुद्दा, लेकिन कृषि कहीं अधिक भूगोल का भी मुद्दा है। ऐसे ही हम और भी अनंत मुद्दों को देख सकते हैं। चलिए, तो आइए आज बात करते हैं कुछ बेसिक बातों पर, कुछ सामान्य बातों पर करते हैं भूगोल की। तो आपको पता है, सबसे पहले कुछ बात कर लें कि हमारे भूगोल के बारे में कुछ सामान्य बातें कर दें। आपको पता है हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। तो भारत ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्राचीन काल में भारत को विशाल उपमहाद्वीप को, जो भारत का विशाल उपमहाद्वीप था, आप जानते हैं
पहले भारत की सीमाएं और ज्यादा लगती थी, अफगानिस्तान के आसपास तक हुआ करता था, बहुत विशाल क्षेत्र हुआ करता था। विभाजन के बाद हमारे पास कम क्षेत्र बचा है, जो 32 लाख क्षेत्रफल है। हालांकि फिर भी अभी भी बहुत बड़ा है हमारा देश। तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा है, ऐसा माना जाता है। तो इसका अलावा इसका उल्लेख वायु पुराण के अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम के उल्लेख के रूप में भी मिलता है, जिनके नाम पर भूभाग का नाम भारत पड़ा, ऐसा भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। तो ये हमने कुछ चर्चा की कि भारत आखिर ये जो नामकरण है, क्योंकि आप जानते हैं भूगोल में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कैसे क्या नामकरण हमारे देश का हुआ। भारत जम्बूद्वीप के दक्षिणी भाग था। जम्बूद्वीप का अर्थ समझते हैं आप? जम्बूद्वीप का अर्थ समझते हैं क्या आप? चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। जब कभी आप जो मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें आता भी है, जब एक संकल्प होता है, विष्णु विष्णु नमः परमात्मे श्री पार्वतम विष्णु आज्ञा वर्तमान साक्षी ब्राह्मणी द्वितीय पराधे श्री शेष 12 कल्पे व्यवस्था अष्टाम विस्तन में कलिवस प्रथम चरणे जम्बूद्वीप भारत खंडे भारतवर्ष से आर्यवर्त तक देशांतर्गत। तो हमारे मंत्रों में भी इसका उल्लेख है। भारत की जो स्थिति है, इसका उल्लेख तो हमारे मंत्रों में भी है। तो इस तरीके से जो भारत है अपने आप में बड़ी ही, अब मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भारत अपने आप में अनंत सीमाओं के साथ, अनंत संभावनाओं के साथ और अनंत काल से अस्तित्व में रहा है। आप देखेंगे हिंद महासागर को ही देख लीजिए, जिसके नाम के पीछे हिंद लगता है, जब ये महासागर है हिंद महासागर, तो ये देख लीजिए अपने नाम के साथ हिंद के नाम के साथ एक महासागर का नामकरण किया गया। सोचिए इसका कितना महत्व होगा हमारे देश का। तो मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है, ऐसा माना जाता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए कुछ आकार और अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं, कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। तो आकार देख लेते हैं हम, वो भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं, ये तो सबसे ज्यादा मुख्य है। तो भारत के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, पहली बात भारत की आप संरचना तो जान ही रहे हैं। तो देखिए आगे भारत की भौगोलिक स्थिति जानते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? 2.54%, 2.4% क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। जो हमारे यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो आप जानते हैं समस्त बहुत सारे इसमें महाद्वीप हैं, तो उसमें कुल मिला के 2.4% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की आकृति कैसी है? लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार, अगर इसके हम उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें भारत की, तो उत्तर दक्षिण विस्तार भारत का कितना है? 3,214 किलोमीटर इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है। पूरा पश्चिम विस्तार इसका कितना है? 2,933 किलोमीटर इसका पूर्व पश्चिम विस्तार है। याद रखिएगा, इसकी मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, भारत की तट रेखा को कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर है। यानी बात हम कर रहे हैं जो तट रेखा है भारत की, तट रेखा, इसकी तट रेखा है, तो ये कितनी है? 7,517 किलोमीटर, 16 किलोमीटर माना जाता है, तो 7,516 किलोमीटर इसकी क्या है? तट रेखा है भारत की। याद रखिएगा, काम आएगी ये जानकारी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। कहीं कहीं पर ये 15,200 मिलेगा, लेकिन याद रखिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 15,106 किलोमीटर ही सही डेटा है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में, स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके अलावा और कुछ अगर हम बात करें,
और अगर हम कुछ बात करें तो आप देखेंगे भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही है ना भारत हमारा, क्योंकि 0 डिग्री ये है, 0 डिग्री यहाँ से जाती है, तो 0 डिग्री के ऊपर जो कुछ होता है उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। क्योंकि जो पृथ्वी है ना ये ऐसी है, ये हमारा ग्लोब हो गया, ये ग्लोब हो गया। तो ग्लोब में आप देखेंगे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। फिर इसके बाद लगातार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, जानते हैं हम। तो ये 0 डिग्री के ऊपर है भारत, तो इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यह भारत की अगर हम अक्षांशों की बात करें तो मुख्य अक्षांश की बात करें, मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। वैसे अगर लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार हो जाएगा। याद रखिएगा मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, ना कि अंडमान निकोबार के पास की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देशांतरी विस्तार की अगर बात करें, देशांतरी विस्तार यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हमेशा जो देशांतर होता है, क्योंकि आपको पता है ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, ग्लोब में, और ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इसमें 0 डिग्री की रेखा होती है ग्रीनविच, 0 डिग्री की रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड के पास से गुजरती है। इसके बाद में ये लगातार ऐसी रेखाएं आगे बढ़ती जाती हैं इस तरफ से। ये अगर पश्चिम मान लें तो ये पूरब की तरफ लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। तो हम ऐसे, ये 0 डिग्री है तो हम इसके पूरब की तरफ लगातार देशांतर रेखाएं चुनते हैं, क्योंकि ये समय के विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की अगर बात की जाए तो 68 डिग्री, देशांतर की अगर बात की जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर से ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर तक भारत का जो देशांतरीय विस्तार है इस तरीके से है। याद रखिएगा, आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। भारत की मुख्य भूमि की अगर हम कुछ बात कर लें तो भारत की मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि क्या है, कश्मीर से शुरू होती है। ये देखेंगे आप, यहाँ पे आपका पड़ेगा। और अगर हम सब कुछ और भी अच्छे तरीके से बात करें तो लद्दाख में इंद्राकौल से कन्याकुमारी, ये आपकी कन्याकुमारी तक चली जाएगी। कन्याकुमारी, इंद्राकौल से यानी लद्दाख से कन्याकुमारी, और यहाँ पे हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से ये आपकी हो जाएगी गुजरात में, किबुथु से गुजरात। अगर हम ऐसे बात करें तो ये हो जाएगा किबुथु से गुहार मोती हो जाएगी। ये आपके पूरब पश्चिम के गुहार मोती अंतिम बिंदु हैं। ये आपके पूरब पश्चिम के अंतिम बिंदु हैं जिनको हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश गिन रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और चीज जानने की है। आप जानते हैं भारत में जो भारत का जो विस्तार है ये तो है, ठीक है, यहां तक हम मानते हैं इसको भारत का विस्तार, लेकिन आपको पता है इसके अलावा जो भारत का समुद्री क्षेत्र का विस्तार होता है 200 नॉटिकल मील तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। ये 200 NM का मतलब क्या है, देखिए 1 NM बराबर होता है, नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, जबकि 1 मील बराबर क्या होता है, आपने सुना होगा ना, 1 मील सुना होगा कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.5 मान लीजिए, 5.8 मान लीजिए, पूरा एक्यूरेट लिख लेते हैं, 1.58 किलोमीटर होते हैं 1 मील बराबर। तो इसी तरीके से एक नॉटिकल मील जो समुद्री मील होता है इसके बराबर होते हैं 1.8 किलोमीटर। तो इस तरीके से भारत का ये अनन्य प्रभुत्व क्षेत्र होता है। इसमें मतलब भारत की परमिशन के बिना, इजाजत के बिना कोई भी भारत की सीमा में नहीं आ सकता। तो ये 200 NM होता है। तो भारत का जो विस्तार है 1 NM बराबर 108 किलोमीटर होता है। इस तरीके से 200 NM तक भारत का विस्तार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पे डिस्कस कर लें, भारत के विभाजन के भौतिक विभाजन में डिस्कस कर लें तो हम जानते हैं भारत इधर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी से घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है, नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को
प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है जब कोई भूगोलिक लैंड भूगोल 3 ओर से घिरा होता है पानी से, तो इसको प्रायद्वीपीय बोला जाता है। ठीक है, प्रायद्वीप बोला जाता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा हिमालय पर्वतमाला द्वारा, हिमालय पर्वतमाला हम जानते हैं यहाँ पे भारत की, ये यहाँ से सीधे पर्वतमाला चलती है, यहाँ तक चलती है। भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो हम जानते हैं, बहुत बेसिक बात है ये। ठीक है, तो ये हमने बहुत बेसिक सा पढ़ा भारत के बारे में, और हमने ये देखा कि किस तरीके से भारत का जो विस्तार है इसके बारे में जाना। आइए कुछ और जानते हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ पॉइंटों को जान लेते हैं जो भारत के सामान्य परिचय से ही संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, जो भारत है, हमारा प्यारा भारत है, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और हम पहले ही देख चुके हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, ये जो स्थल मंडल के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है। ये भी हम देख चुके हैं स्थल मंडल का। ठीक है, 2.4% भाग है, ये हम फैक्ट देख चुके हैं। और 7वां सबसे बड़ा देश है भारत का। ठीक है, दुनिया का, याद रखिएगा। इसके अलावा क्षेत्रफल के मामले में अगर बात करें, क्योंकि हम देखा है स्थल मंडल में 2.4% धारित करता है भारत संपूर्ण स्थल मंडल का, जिसमें जनसंख्या की अगर बात की जाए तो ये 17.5% जनसंख्या धारित करता है। और ये जनसंख्या किसके अनुसार है? जनगणना 2011 के अनुसार। अब तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा ये रेशियो हालांकि, लेकिन तब 2011 में 2.4% क्षेत्रफल धारित करने वाला देश भारत 17.5% जनसंख्या धारित करता था। इसके अलावा एक फैक्ट आपके लिए काम का जो एग्जाम में आया, भारतवर्ष में गांवों की संख्या है 6,40,000। 6,40,930 गांव हैं भारत में जनगणना 2011 के अनुसार। खैर छोड़िए, ये रहने दीजिए। चलिए, ये वाला फैक्ट बाद में जब जनसंख्या तैयार करेंगे तब पढ़ लेंगे हम। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात हम पहले ही कर चुके हैं, जो मुख्य भूमि से है। इसके अलावा भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा, अभी हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो कर्क रेखा के अलावा अगर हम कुछ और देखते हैं, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये गुजरेगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगर संख्या की बात की जाए तो 8 राज्यों से गुजरेगी ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये है त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से गुजरती है हमारे यहाँ पे कर्क रेखा। याद रखिए, कर्क रेखा का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, अक्षांश क्या होता है कर्क रेखा का, तो ये होता है 23 डिग्री 30 मिनट। ये बीचों बीच से गुजरती है भारत से, तो 23 डिग्री 30 मिनट पे गुजरती है अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश पे। याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्षांश 2 तरह के होते हैं, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। इसके बारे में याद रखिएगा। अगर हम बात की जाए कि कौन कौन से शहरों से कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, उदाहरण आपके एग्जाम में आजकल ऐसे बनने भी लगे हैं, तो इसको याद रखिएगा। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है, कौन सा शहर निकट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पुराने एग्जाम में बन चुके हैं। कर्क रेखा आपकी ये है कर्क रेखा। ठीक है,
तो इसमें से क्योंकि देशांतर से क्वेश्चन पहले बन चुके हैं, आपको पता है ये भारत का देशांतर रेखा ऐसे गुजरती है भारत से, ठीक है। तो ऐसे में अब प्रश्न बन सकता है कर्क रेखा पर भी, कर्क रेखा किन किन नगरों से पास से गुजरती है। तो ये कोलकाता नगर के पास से ज्यादा गुजरती है, कोलकाता यहीं पर पड़ जाता है इसके तुरंत नीचे। आप जानते हैं ये वैसे भी पश्चिम बंगाल से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो इसका जवाब रहेगा। और इसके अलावा एक और प्रश्न बन सकता है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है। तो गांधीनगर हो जाए, क्योंकि आप जानते गांधीनगर में ये बिल्कुल यहीं से होता है, तो यहीं से गुजरती कर्क रेखा। तो ऐसे प्रश्न बन चुके हैं विभिन्न एग्जामों में, तो आपको भी पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये काम की कुछ जानकारियां रही हैं, और ये काम की जानकारी आपको आगे इसका जो इम्पोर्टेंस है ये आगे आपको इसका समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मानक रेखा की बात कर लेते हैं, मानक समय की बात कर लेते हैं। तो मानक समय की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये भारत हो गया, ये एक रेखा गई है 82 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट क्यों ये 82 डिग्री 30 मिनट ही रेखा है हमारे देश के लिए? आपको पता है विभिन्न देशों में ये जो यामियोत्तर रेखा होती है, टाइमलाइन होती है, कई सारी हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश में एक ही टाइमलाइन चलती है। रूस की बात करेंगे तो रूस में कई सारी आपको टाइमलाइन मिल जाएंगी, ठीक है। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं इत्मीनान से। तो जब भारतीय समय के यामियोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, और उसी स्थान की अवस्थिति जिस यामियोत्तर पर है वो 172 डिग्री 3 मिनट। तो एक प्रश्न एग्जाम में बनता है यामियोत्तर से एक प्रश्न एग्जाम में बन सकता है आपके, जो बनता भी है कि अगर एक अनुमान लगाया जाए, ये तार्किक विश्लेषण में आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक है, ये गुजरात का हो गया सबसे पश्चिमी गांव, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो समय रेखा है, इसमें कितने घंटे का अंतराल होगा, ऐसा एक प्रश्न बन सकता है आपके। तो याद रखिएगा इसमें 2 घंटे का अंतराल होगा। अगर इस छोर की और इस छोर की बात की जाए तो इसमें समय का अंतराल होगा, तो ये कितना होगा, ये 2 घंटे का अंतराल होगा। ये याद रखिएगा। इस तरीके से एग्जाम में आजकल प्रश्न बनने लगे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काम का रहेगा। यामियोत्तर वैसे भी हमने देख ही लिया, यामियोत्तर की लाइन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये डिग्री ईस्ट लगा दीजिएगा, ईस्ट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये कितने घंटे आगे है हमारी ग्रीनविच से, आपको मैंने बताया था। जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो हम देखेंगे ब्रिटेन देखेंगे, यूरोप में देखेंगे ब्रिटेन, तो यहाँ से गुजरेगी 0 डिग्री रेखा, और 0 डिग्री से जब हम 5.5 घंटा 30 मिनट चलेंगे आगे तो हमको मिलेगा भारत। और इसलिए जो भारत का GMT है, ग्रीनविच माध्य समय से कितनी आगे है, तो ये है 5 घंटा प्लस 5 घंटा 30 मिनट आगे, ठीक है। 5.5 घंटे आगे है ये भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के मध्य जो अंतर है IST और GMT, इसके बीच में जो अंतर है ग्रीन माध्य समय के बीच, ये है 5.5 घंटे का। तो इसके माध्यम से ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और प्रश्न बनता है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय, एक जगह का नाम है तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा। तो हमने पहले ही बात की है, 2 घंटे का समय होता है दोनों इन पूर्वी और पश्चिमी कोने के बीच में। तो 5 बजे अगर वहां पे होता है तो यहाँ पे कितने बजे होगा, +2, तो 7 बज जाएंगे। तो 7 बजे यहाँ पे होगा। तो आप देखते हैं ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है, जो माध्य समय का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसके, ठीक है। दूरस्थ बिंदु के बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे, दूरस्थ बिंदु के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं दूरस्थ बिंदु के बारे में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने संक्षेप में बात की थी। तो अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है। अगर हम सबसे भारत की स्थिति को देखें तो इंदिरा कोल हमें मिलेगा ऊपर, सबसे ऊपर लद्दाख में।
सुदूरतम दक्षिण बिंदु अंडमान निकोबार में हमें मिलेगा नीचे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कन्याकुमारी हो जाएगा सबसे लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु स्थित कहाँ पे है, ये बड़ा जो ग्रेट निकोबार है इसमें बड़ा निकोबार के रूप में सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। इसके अलावा सबसे पूर्वी और पश्चिमी के रूप में हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तो हो ही जाता है। ठीक है, और सुदूर पश्चिम का बिंदु भारत का हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। ये हो जाएगा गौर माता गुहार माता गुजरात में। ठीक है, सीमावर्ती कुछ देश देख लेते हैं भारत के, जो भारत के से बिल्कुल लगे हुए हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आइए इस मैप में ही देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से जो लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये असम है। असम यही है ना, यही है। ये कहाँ किस किस से लगा है, ये बांग्लादेश से भी चिपका हुआ है, भूटान से भी चिपका हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, आइए एक मैप बना लेते हैं छोटा सा। तो आप देखेंगे यही है ना असम, ये असम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस किस से लगा है, भूटान से भी ऊपर लगा है और नीचे बांग्लादेश से भी लगा है। अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें, ऐसे खूब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल की ये भूटान, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे दार्जिलिंग वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल का, ये लगता है भूटान से और नेपाल की सीमा से। मिजोरम की बात कर लें, मिजोरम की बात कर लें हम, आप देखेंगे ये वाला एरिया मिजोरम का, तो ये लगा हुआ है म्यांमार की सीमाओं से, बांग्लादेश से। जो मिजोरम का एरिया है, ये प्रश्न एग्जाम में बन चुके हैं, ये बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, म्यांमार। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा, मणिपुर जो है, इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है, बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती। ये भी एग्जाम में एक बार प्रश्न बन चुका है। अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए मणिपुर। अभी हम मैप देखेंगे इसका सेवन सिस्टर का इत्मीनान से, तब आपको मैप के माध्यम से समझा दूंगा। तो एक चीज और याद रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, ये लगते हैं मेघालय। ये प्रश्न बनता है एग्जाम में, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और ये हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। ये सब राज्य लगते हैं किसकी सीमा से, ये बांग्लादेश की सीमा से, याद रखिएगा। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी आपको के साथ। ठीक है, और जो भूटान है, इसकी सीमा, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है, ये भी याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि आप सोचेंगे असम की लगती है तो मेघालय की भी लगेगी, मेघालय की सीमा नहीं लगेगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा म्यांमार की सीमा, म्यांमार के साथ किस सिस्टर की सीमा लगती है, किस सेवन सिस्टर की बात कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा म्यांमार के साथ लगती है। ठीक है, ये याद रखिएगा सारी चीजें। आइए आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ फैक्टों पर। ये फैक्ट के हिसाब से चल रही हैं सारी चीजें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेपाल से किस किस की सीमा लगती है, नेपाल से लगेगी उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम की सीमा लगेगी किससे, नेपाल से, याद रखिएगा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की। अगर हम बात करेंगे, ये भारत हो गया, इसमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो ये सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश पहले नंबर, फिर चाइना, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा कि भारत की सीमा किस तरीके से आगे चल के बढ़ती जाती है अपने आसपास के देशों से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें और भी आगे अगर हम बात कर लें तो म्यांमार, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, ये साइन लगा सकते हैं हम। तो म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, भूटान हो जाएगा, फिर ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं। 7 हमारे आसपास के देश हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है। एक प्रश्न पूछा गया था, भारत और चीन के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के मध्य में जो सीमा रेखा है ये है मैकमोहन। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को अलग करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन है? रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है। भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंड है। ठीक है, डूरंड रेखा जो भारत अफगानिस्तान की सीमा को अलग करती है। ये आप याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका किससे अलग होता है? भारत श्रीलंका, आपको पता है श्रीलंका नीचे हमारे यहाँ 200 NM के अंतर्गत आता है। तो पाक स्टेट या पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि किसको अलग करती है? ये करती है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, ये आप सारी चीजें याद रखिएगा, बहुत काम आएंगी। बाकी जो त्रिपुरा राज्य है ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा इसकी तीनों तरफ लगती है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो हमने इसमें भारत के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी देखी। हमने भारत के बेसिक जो है हमारे भारत से संबंधित बेसिक तत्व हैं, हमने इन बेसिक तथ्यों को जाना और हमने देखा कि आखिर भारत का किस तरीके से, भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, भारत के आसपास के जो देश हैं, ये किस तरीके से भारत के साथ संबद्ध हैं, और भारत की जो सीमा है वो भारत की किस तरीके से भारत की सीमाओं को बांटते हैं। तो अगले वीडियो में अब हम भारत के भौतिक विभाजन से शुरुआत करेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।